अस्सलाम स्टूडेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर आर फिजिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने न्यूटन के पहले दो लॉज हमने पढ़ लिए हैं, तो आज हमने ये यहाँ से स्टार्ट करना है कंकरेंट फोर्सेस। तो देखिए, कंकरेंट फोर्सेस की डेफिनेशन है ऑल द फोर्सेस वर्किंग ऑन अ बॉडी आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। कंकरेंट का मतलब होता है सेम पॉइंट। अगर सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही होती है तो आप क्या बोलेंगे? कंकरेंट फोर्सेस आप बोलेंगे। A body under the action of concurrent forces is said to be in equilibrium। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या होता है कि उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करेगा। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या एक्सिलरेटेड बॉडीज वो हो सकती हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में? एक्सिलरेटेड बॉडीज क्या इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं? तो अस्कर ने यस आंसर सर। दिए नो। सिद्रा कह रही है यस। तो बताएं सिद्रा कैसे हो सकती है? माजिदा भी कह रही है हो सकती है। सिद्रा बताएं कैसे हो सकती है? यूनस कह रहा नहीं हो सकती। सर नेट इफेक्ट फोर्सेस का जो एक्ट होगा वो टोटल जीरो के इक्वल होगा। नहीं, अब देखिए, अगर बॉडी एक्सिलरेटेड मोशन में है, एक्सिलरेटेड बॉडी वो एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है ना जब नेट फोर्स होती है, तभी बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। तो इसकी कंडीशन ये है कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो है। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो जाहिर है कोई फोर्स मौजूद नहीं होगी। तो जब कोई फोर्स मौजूद नहीं होगी तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो लिहाजा जो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है वो उनको हम नहीं बोल सकते कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। अगर उन्होंने इक्विलिब्रियम में आना है तो उसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। और वो आप खत्म कैसे कर सकती हैं? आप उसका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का सम। अगर एक बॉडी पे 10 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो अगर 10 फोर्सेस को आप उनका वेक्टर सम करें तो अगर उसका आंसर नल वेक्टर आ रही है, इट मींस वो नेट फोर्स जीरो होगी। तो जब नेट फोर्स जीरो होगी तो फिर जाहिर है कि उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन में कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन आप नहीं कर सकते। क्लियर है? माजिदा, सिद्रा। यस यस सर। The necessary condition for the equilibrium of a body under the action of a concurrent forces is that the vector sum of all the forces। अब ना इक्विलिब्रियम पे हमारा लेक्चर भी हुआ है रिकॉर्डेड, तो वो मतलब बैच 1 में हुआ था। तो आप ना वो रिमाइंडर दे दीजिएगा, अगर मुझे याद रहा तो मैं ये बोलिंग शेयर कर दूंगा, उसको आपने देख लीजिएगा तो वहां पर ना आपके कंसेप्ट और जरा अच्छे हो जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल इक्वेशन की नेट को जीरो, अगर एक्स कंपोनेंट वो हो, मतलब अगर कंपोनेंट में आए वो एक्ट कर रही है तो उसके सारे एक्स कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए, सारे वाई कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए और सारे सी कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई है। एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। थ्री कंकरेंट फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम if they can be represented completely by three sides of a triangle taken in order। अब देखिए ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो जहां से आप चले थे वहां पर आप वापस आ गए हैं। तो इसलिए अगर ये ऑर्डर आपको मिलता है तो तब भी आप बोलेंगे कि जी हमारा जो बॉडी है उसमें इक्विलिब्रियम आ गई है, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाती है? यहाँ पर जीरो हो जाती है। तो लैमिस थ्योरम को अगर आपने कंकरेंट फोर्सेस की शक्ल में अप्लाई करना है तो ये लैमिस थ्योरम का है मैथमेटिकल फॉर्म। इसको आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, एंगल अल्फा, बीटा और एंगल गामा। अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ। बहुत सारी आपकी मिसकंसेप्शन होंगी जो आज हम ठीक कर देंगे।
तो न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या बताता है, कोई बता सकता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या बताता है? सर Sir, a body will be in rest until it will be rest when external force will be applied, or a body in a motion until its state of motion when when external force are applied. नहीं, ये तो आप डेफिनेशन बता रही है ना। तो देखिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में फोर्स की क्वालिटेटिवली डेफिनेशन देता है। तो मतलब ये हमें बताता है कि फोर्स मौजूद है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। आपको किसी भी चीज को डिफाइन करने के दो तरीके होती हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एफएससी की, अगर आपको याद हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां पर आप क्या कहते थे, दूध में पानी है। तो जब आप ये बोलेंगे कि दूध में पानी है, अब आपने ये तो नहीं बताया कि दूध में कितना पानी है, आप जस्ट बता दिया कि दूध में पानी है, तो इसको आप बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको बताता है। अब ये भी बात, ये भी आंसर ठीक दिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया को भी बताता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया को भी डिफाइन करता है और न्यूटन फोर्स को भी डिफाइन करता है, लेकिन क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है, क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं करता। न्यूटन का सेकंड लॉ ये फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है, हमें बताता है कितनी फोर्स एक्ट की है। अगर मैं बोलूं कि दूध में इतने ग्राम पानी है, तो उसका वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। तो यानी कि फोर्स जो होती है उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हमें डेफिनेशन लेनी है, तो वो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये हमें बताता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सिंगल फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी फोर्स एक्ट करती है तो वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में ही एक्ट करती है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड opposite reaction. When a body exerts a force on any other body, the second body also exerts an equal and opposite force on the first. अगर आप दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही हैं, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी। आपका दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना, इसको आप बोलेंगे एक्शन, और दूसरी बॉडी का आप पे फोर्स लगाना, उसको हम क्या बोलती हैं, रिएक्शन। Forces in nature always occurs in pairs. A single isolated force is not possible. Any agent applying a force also experiences a force of equal magnitude. दर जितनी फोर्स आपने अप्लाई करनी है, बदले में आपको उतनी ही फोर्स मिलेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पे जो बन रहा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगी या नहीं होगी? नो सर। Yes. सर नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि एक्शन और रिएक्शंस इन इक्वल डायरेक्शन, इन इक्वल अमाउंट बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो माजिदा भी कह रही है जीरो होगा, आसिफ भी कह रहा है जीरो होगा, सिद्रा भी कह रहा है जीरो होगा, यूनस कह रहा है जीरो नहीं होगा, मरियम भी कह रही है जीरो नहीं होगा, अबीरा, अमारा, आसिफ, मैविश, रोमैसा, डिफरेंट बॉडी पर लगेगी तो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ जी, हमारा ठीक है, आपने आंसर दिया। बाकियों ने भी जिन्होंने बोला जीरो नहीं होगा, उनका आंसर ठीक है। देखिए, नेट फोर्स जीरो तब होती है जब सेम बॉडी पर एक्ट करती है। जैसे कि कार है ना, आप कार को क्या करें, दो बंदे राइट साइड पे पुश करें और दो बंदे लेफ्ट साइड से पुश करें, क्योंकि दोनों जो चार बंदे हैं, राइट साइड पे दो वाले और लेफ्ट साइड पे दो वाले, दोनों जो फोर्स लगा रही हैं वो सेम बॉडी पे लगा रही है, यानी कि कार पे लगा रही हैं। राइट वाले को, लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि वो सेम बॉडी पर एक्ट कर रही है, तो उस केस में नेट फोर्स जीरो होती है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ में, अब देखिए, जब आप दूसरी पार्टी पर फोर्स लगाती हैं, तो दूसरी पार्टी पहली पे फोर्स लगाती है, तो यानी कि यहाँ पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, लेकिन सेम बॉडीज नहीं होती, डिफरेंट बॉडीज होती है, क्योंकि आप दूसरी पार्टी पर फोर्स लगा रहे, दूसरी पहली पे लगा रही हैं।
एक्शन किसी और बॉडी पर होता है, रिएक्शन पहली बॉडी पर होता है। तो इस वजह से न्यूटन के थर्ड लॉ में यानी कि नेट फोर्स जीरो नहीं होती। क्लियर है? एक्शन रिएक्शन पेयर में नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं। सेम बॉडी पर अगर एक्ट करते होते तो फिर नेट फोर्स जीरो होनी थी, अदरवाइज वो जीरो नहीं हो सकता। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। If it was so, the total force on a body would have always been zero. अगर ऐसा होता कि सेम बॉडी पर एक्शन रिएक्शन लगते तो फिर तो नेट फोर्स जीरो हो जाती और बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहती। अगर ये ऐसा होता तो पूरी यूनिवर्स में जो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं तो सारे क्या हो जाते, इक्विलिब्रियम में चले जाते, हम मूव भी ना कर पाते सारे। अगर हम फिर हम क्या करते, हम यूनिफॉर्म मोशन से जो वो मूव कर रहे होते या रेस्ट पे पड़े होते, हमारी कोई मोशन में वो होती ना अपनी मर्जी से। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब आप यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तब आप अपनी मर्जी से फोर्स उसको चेंज नहीं कर सकते, तब आप चेंज कर सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स आप पर एक्ट करेंगे। तो ये शुक्र मनाएं कि एक्शन रिएक्शन पे डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रही हैं तो आप अपनी मर्जी से चल फिर सकती हैं। सर जी सर ये जो नीचे है न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर जो एक एंगल है ये थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। क्या इसका एक्सप्लेन कर दूं? सर ये मुझे आपने थोड़ा सा मुझे बता दें इनके बारे में आगे किस तरह से वो जो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा F2 डिवाइडेड बाय साइन लेमिस थ्योरम, स्क्वायर वाली। जी सर। वो जस्ट आपने डेरिवेशन फार्मूला है उसमें कंसेप्चुअल बात तो पढ़ी दो, ये फार्मूला एक्सप्लेन कर दो। ये सर देखिए इस F2 बार साइन डिवाइड। अगर तो ये ट्राई बना लेते, ये तीन फोर्सेज है ना, अगर ये तीन फोर्सेज ट्राई बना लेते फिर तो उनका सम जीरो हो जाना था। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो मतलब है ट्राइंगल नहीं बना रही, तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, आपने वो उसको सॉल्व करना है। तो फिर आपने क्या करना है, F1 फोर्स डिवाइडेड बाय इसके जो सामने वाला जो एंगल है। अब ये अगर फोर्स F1 यहाँ पर होती तो इसके सामने वाला कौन सा एंगल होना था, बीटा। ये आपने मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल ले रही है, लेकिन जो फोर्स आपने लेनी है ना F1 उसके सामने वाला आपने एंगल लेना है। ये F1 है, ठीक। इसके सामने वाला एंगल अगर आपने इसको बीटा लिखा होता है तो फिर आपने बीटा लिखना था, क्योंकि यहाँ पर अल्फा लिखा है तो आप अल्फा लिखेंगे। F2 के सामने जो एंगल है वो है बीटा, तो अगर यहाँ पर गामा होता फिर आपने गामा लिखना था, यानी कि आपने सामने वाले आपने वो एंगल्स लेनी है और इसको मैथमेटिकल सॉल्व करती हैं। तो अगर मजीद लेमिस सर थ्योरम इस पर जी, साइन अल्फा ही साइन ही मतलब साइन रेशियो ही इसमें यूज होती है। हाँ जी साइन रेशियो आएगी। इसकी इसकी लॉजिक। ये ठीक बीएससी की ठीक बुक है ना, वहाँ पे इसकी कंप्लीट डेरिवेशन मौजूद होगी। ठीक। हाँ जी। और अगर हम ये सवाल है कि हम लेमिस थ्योरम यूज क्यों करते हैं, इसका काम क्या होता है लेमिस थ्योरम का, तो इस पर हमारा लेक्चर हो चुका है बैच 2 में। आपका बैच 3 चल रहा है, तो बैच 2 में ये हमारा लेक्चर वो या नहीं, आई थिंक तो बैच 3 के, हाँ जी बैच 3 में हुआ है, उसके फेज 1 या 2 में शायद हुआ है। तो वो भी आप रिमाइंडर दे दीजिएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। इशू ये होता है चीजें भूल जाती हैं, तो इसलिए ना आप स्टूडेंट याद रखा करें, वो फिर लेक्चर हम आपको सेंड कर दिया करेंगे। क्योंकि अब जो चीज़ एक दफ़ा पढ़ा चुकी हैं वो बार बार वो पढ़ाने से वो फिर टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सुन लिया करें, ताकि हमारी जो स्पीड है वो भी थोड़ी तेज हो सके। ठीक। इफ आप देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ए बाय बॉडी बी, तो अगर आप एफ ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बी ए पर फोर्स लगा रहा है, और एफ बी ए का मतलब ये एमसीक्यू में आ सकता है और इंटरव्यू में भी आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। एफ बी ए का मतलब क्या है कि बॉडी ए बी पर फोर्स लगा रही है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक इसको मैथमेटिकली पर आप इस तरह लिख सकती हैं कि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है। फिर इसकी एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ की, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द टेबल। अब देखिए ये जो बुक है ये टेबल पर कौन सी फोर्स लगा रही है,
Action force. तो फोर्स मतलब कौन सी फोर्स है, टाइप कौन से फोर्स की? Normal. नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे बस उन्होंने लिखा है वो ग्रेविटी की फोर्स। अब आप देखिए जो पेयर होता है वो हमेशा सेम नेचर की बनती है ना। अब ऑपोजिट नेचर के तो पेयर नहीं ना बन सकते। पेयर उन्हीं का बनता है जिनकी वो मतलब मेंटेलिटी सेम हो, जिनकी नेचर सेम हो, उन्हीं के पेयर बनते हैं, उनकी दोस्ती होती है। तो इसी तरह यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन है कि हम ना वो, आप देखें नीचे डाउनवर्ड फोर्स उन्होंने शो की है वेट यानी कि एम की, और उसके रिएक्शन के तौर पर उन्होंने फोर्स शो कर दिया है नॉर्मल रिएक्शन आर। अब देखिए रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल फोर्स ये और इसकी टाइप और है। वेट या एम जी जो फोर्स है इसकी टाइप और है। दोनों डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हैं। नॉर्मल फोर्स और होती है, ग्रेविटी की फोर्स और होती है, या वेट की फोर्स और होती है। तो इन दोनों का पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, पेयर हमेशा सेम नेचर के बनते हैं। तो ये जस्ट हम मैथमेटिक्स में हम जब वो उसको सॉल्व करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि जो फोर्सेस हमारे काम की होती हैं सिर्फ आप उनको हमने वो ड्रॉ कर लेते हैं, और बाकी सारे फोर्सेस को हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको टेक्निक्स पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो फोर्सेस होती हैं इनका पेयर नहीं बन रहा। लेकिन चूंकि ये इक्वल इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इक्वल हो जाती है, तो हम यानी कि आर इज इक्वल टू एम जी होता है। यानी कि जितना आर लग रहा हो तो उतनी एम जी लग रहा हो, जिससे फिर हम इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व इसको इन दोनों का मतलब वो लेके कर लेती हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। मैम जो जो नॉर्मल फोर्स होती है ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। जब जब ये दो सरफेस आपस में मिलती हैं तो एक सरफेस दूसरी सरफेस पर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स हमेशा क्या होती है, दूसरी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये बुक है, बुक एक सरफेस है, टेबल ये एक सरफेस है। तो बुक क्या करेगी, बुक की टेबल पर डाउनवर्ड, क्योंकि वो बुक पड़ी हुई इसको डाउनवर्ड 90 डिग्री पर ये नॉर्मल फोर्स आ लगाएगी। ये बुक का हो गया मेज पर एक्शन। अब जो मेज है वो एज ए रिएक्शन के तौर पर बुक पर 90 डिग्री पर ही क्या लगाएगा, आर की फोर्स लगाएगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये बुक का क्या हो गया, ये टेबल का क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। यानी कि नॉर्मल फोर्स या रिएक्शनल फोर्स, इसके दो नाम है। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, और ये हमेशा सरफेस तो सरफेस की वो मतलब है लिंक करते हैं इसको। ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। सरफेस ही दूसरी सरफेस पर ये फोर्स लगाती है। लेकिन जो ग्रेविटी है ये किसकी वो होती है, ये तो मैथ की वो ग्रेविटी की वो डिपेंड किस पे करती है, मैथ पर। वेट और ग्रेविटी की फोर्स जी सेम होती है। इस वेट की फोर्स को आप ग्रेविटी की फोर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है मैविश? तो अब एक और मजे का कंसेप्ट है कि जब जमीन पे वैसे टाइम भी खत्म होने वाला है, आज लेट होगी, 15 मिनट 20 मिनट है, वो इंटरनेट भी वो वेस्ट हो गया। तो चलिए जितना हो जाता है, आज का एक ही हमने सेशन करना है, तो जितना हो गया हो गया। तो अब एक मजे का कंसेप्ट ये है कि आप कहते हैं कि अब देखिए आप जो बॉडी जमीन की तरफ गिरती है, ठीक है, तो जमीन हम कहते हैं कि जमीन इसको अपनी तरफ खींचती है, जिससे ये बॉडी क्या कर रही है, नीचे फॉल करती है। तो ये तो हो गया एक्शन, क्योंकि जमीन क्या कर रही है, बॉडी को अपनी तरफ नीचे खींच रही है। तो ये जमीन का उस बॉडी पर एक्शन हो गया। तो रिएक्शन भी तो होना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि पेयर हमेशा सेम नेचर की बनती हैं। तो जो रिएक्शन फोर्स होगी वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी ग्रेविटी की होनी चाहिए। तो आप भी या जो बॉडी होती है जो नीचे फॉल कर रही होती है वो भी जमीन को अपनी तरफ खींचती है। जितनी फोर्स जमीन आप पे लगाकर आपको नीचे खींच रही होती है, उतनी फोर्स आप भी लगाकर जमीन को ऊपर की तरफ खींचती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जमीन जब आप पे फोर्स लगाती है एज एक्शन फोर्स, आप तो नीचे आ जाती हैं, और आपने भी उतनी ही फोर्स लगानी है जमीन पर, लेकिन जमीन तो ऊपर नहीं आती, क्योंकि जाहिर है कि फोर्सेस को सेम मैग्नीट्यूड की ही होंगी। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो जमीन जितनी फोर्स आप पे लगा रही उतनी फोर्स आप भी जमीन पे लगाएंगे। आप नीचे आ जाते हो, जमीन ऊपर नहीं आती, इसकी क्या रीजन है?
सर हम जमीन को पुश की फोर्स नहीं लगाते, नहीं हम भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी, वो जमीन हमको ग्रेविटी की फोर्स से नीचे खींच रही होती है, तो हम भी जमीन को ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ऊपर खींचेंगे। जमीन का मैस कम होता है। हाँ जी, यूनस और आसिम ने सही आंसर दिया है। हमारा मैस कम होता है, इसलिए जितनी फोर्स हम पे लगती है तो हम नीचे आ जाती हैं। तो अब वही फोर्स हमने जमीन पर भी लगानी है। तो जमीन को जो अर्थ का मैस, वो तो बहुत मैसिव होता है, 6 × 10⁻⁴ आई थिंक तो 24 kg होता है। तो इसलिए जमीन तो फिर ऊपर नहीं आ पाती, हालांकि फोर्सेस सेम लग रही होती हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन चूंकि जमीन का मैस ज्यादा होता है इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाती और हम वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मैस कम होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें ना, तो जमीन भी थोड़ा सा ऊपर उठती है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? As the system is at rest, net force on it is zero. Therefore, force of action reaction must be equal and opposite. ये उन्होंने, मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर ये नहीं बन रहे, क्योंकि एक वो नॉर्मल फोर्स है और एक वेट की फोर्स है। लेकिन अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में आप में बाकी जो वो मतलब है वो दूसरी फोर्सेस होती हैं जो हमारी अंडर कंसिडरेशन नहीं होती, तो हम इनको इग्नोर कर देती हैं और सिर्फ हमारी जो मेन फोर्सेस होती हैं सिर्फ हम उनको ही वो ड्रॉ करती हैं। तो इस वजह से फिर हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन फोर्स का पेयर जब वो वेट के फोर्स के साथ बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पेपर में MCQ आया हुआ है कि स्विमिंग ये हम किसकी वजह से परफॉर्म करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। गन ये भी पेपर में आया हुआ है, गन का चलना ये भी क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। रीबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल टेक्स प्लेस ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो बंदूक है वो वापस आती है, गोली आगे जाती है और बंदूक वापस आती है। हमारा चलना भी न्यूटन थर्ड लॉ है, हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जमीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये डेफिनेशन आपने वैसे याद करनी है, लेकिन सिंपल जो कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो ये होता है कि कोई भी जगह जहां पर आप बैठकर किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे होती हैं उस जगह को आप क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठकर फायर की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अगर आप अपने कमरे में बैठकर चुंटी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका जो रूम है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर सर आप जी सीधा सर ये ऊपर जो फार्मूला था ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये जो वॉकिंग मैन का साथ था फार्मूला ये कहाँ पे? वॉकिंग पर। सर ये जो आपने ड्रॉ किए हुए हैं आर साइन थीटा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। अब देखिए ये क्या कह रहा है, while walking a person presses the ground in a backward direction by speed the ground pushes। अब ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है और रिएक्शन फोर्स। इस रिएक्शन फोर्स से ये क्या कह रहा है, जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये ना तो फोर्स टोटल एक्स कंपोनेंट में है ना ही टोटल वाई कंपोनेंट में है, और आप जानती हैं कि जब फोर्स ना टोटल एक्स कंपोनेंट में हो ना टोटल वाई में हो तो हम क्या कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करती हैं। तो एक कंपोनेंट आर कोस थीटा बन जाएगा और एक कंपोनेंट आर साइन थीटा बन जाएगा। तो आर कोस थीटा के जो ऑपोजिट कंपोनेंट वो कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और आर साइन थीटा का ऑपोजिट कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, ग्रेविटी का, वो ग्रेविटी का उसको मतलब हो जाएगी। क्लियर है? आर ठीक। कोस थीटा का ऑपोजिट कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये जो एक्स कंपोनेंट है ये इस बॉडी को आगे तरफ धकेलना चाह रहा है, आगे तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको पीछे की तरफ धकेलेगी क्योंकि वो मोशन को अपोज करती है। आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है ये बॉडी को या जमीन को ऊपर तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन जो जमीन की ग्रेविटी है वो क्या करे, इसको जो पर्सन इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो इसलिए ये दूसरे को क्या कर देंगे, ये बैलेंस आउट कर देंगे। क्लियर है? ठीक। ठीक सर। तो जो जगह से आप जहाँ पर बैठ के मेजरमेंट करती हैं उस जगह को आप क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। डेफिनेशन आपने याद कर ली। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो तरह की होती हैं,
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब है जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड होती हैं, नॉन इनर्शियल जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते। तो यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन आपका वो प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 होगा इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि आपने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है, जिसमें बॉडी क्या होती है, यहाँ रेस्ट पर होती है, रेस्ट पर हो तब भी एक्सेलेरेशन 0, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो हो तब भी उसका एक्सेलेरेशन 0। तो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका एक्सेलेरेशन क्या होता है, आपका एक्सेलेरेशन 0 होता है, और नॉन इनर्शिया फ्रेम में आपका एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता। A frame of reference which is at rest or which is moving with a uniform velocity along a straight line is called an a straight line का वर्ड आपने लाजमी याद वो लिखना है, ठीक है, ये ना हो कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी डायरेक्शन में जाना। अगर कर्व पाथ हो जाए, कर्व पाथ में भी यूनिफॉर्म वो वेलोसिटी हो, वो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, इसलिए आपने क्या वर्ड यूज करना स्ट्रेट लाइन के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो एक्सेलेरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म अगर आपका पाथ कर्व हो जाता है तो वहां पर फिर आपका एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता। इन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉज आर वैलिड। Inertia frame of reference are also called unaccelerated frame of reference, न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तीन नाम है इसके। आइडियली नो इनर्शिया फ्रेम एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। आइडियली तो वो कह रहा है कि कोई इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बी कंसीडर्ड एज इनर्शियल। वो कहता है कि वैसे तो कोई इनर्शियल फ्रेम है नहीं है यूनिवर्स में जो परफेक्टली इनर्शियल हो, लेकिन जब हमने उसको प्रैक्टिकल वो मतलब है पर्पस के लिए यूज करना है तो उसको हम एज अ इनर्शियल फ्रेम ही ट्रीट करते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब उसका एक्सेलेरेशन बहुत स्मॉल हो। यही वजह है कि जो अर्थ होती है, अर्थ हमारा उसके क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, और आप जानती हैं सर्कुलर मोशन किसकी एग्जांपल है, एक्सीलरेटेड मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा मौजूद होता है। तो इसलिए वो इस वजह से वो क्या होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है, यानी कि वो इनर्शियल मोशन नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं कि हम फिर भी अर्थ को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हालांकि अर्थ सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और स्पिन मोशन कर रही है अपने एक्सेस के गिर्द, वो भी सर्कुलर पाथ ही या ऑलमोस्ट। लेकिन इसके बावजूद हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ही कंसीडर करते हैं। उसकी यही रीजन है क्योंकि जो अर्थ का जो एक्सेलेरेशन है वो बहुत स्मॉल होता है। तो अर्थ एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड बहुत ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो लिहाजा हम उसको जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इग्नोर कर सकती हैं। ये भी आप इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप बोलेंगे अगर हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो हम अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करेंगे। अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो फिर हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आप जानते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, आप जानते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है कि हमने अपनी मेजरमेंट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, तो हमें तो न्यूटन के लॉज की मदद चाहिए। और न्यूटन के लॉज तभी वैलिड हो सकती हैं जब हमारा फ्रेम इनर्शियल हो जाए। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करना पड़ता है ताकि हमारी जो सारी कैलकुलेशंस है उनमें न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाएं। तो जब न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाएंगे तो फिर हम उसकी जो रिजल्ट हैं, उसकी कैलकुलेशंस है वो आसान हो जाएं। क्लियर है ये पॉइंट? तो मैयद जी एक्सेलेरेशन सर। ऑफ सर क्लियर है। To measure the acceleration of a falling apple, Earth can be considered as an inertial frame. To observe the motion of planets, Earth cannot be considered as an inertial frame. But for this purpose, the Sun may be assumed to be an inertial frame. तो प्लैनेट्स की मोशन को आपने ऑब्जर्व करना तो आपको सन पे जाना पड़ेगा। ये नहीं कर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में। सर पॉइंट दोबारा बता दे, नहीं क्लियर हुआ। देखिए इकरा दो तरह के हमारे पास फ्रेम होती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में हमारे न्यूटन के लॉज वैलिड होती हैं,
और दूसरी बात वहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते और वहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। ठीक है, तो अब आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है तो जाहिर है कि हमें न्यूटन के लॉज ही का सारा करना लेना पड़ता है, क्योंकि अब क्लासिकल मैकेनिक्स आप जानती हैं कि वो सारी की सारी किस पर बेस करती है, न्यूटन के लॉज पर ही बेस करती है। तो जब हमने कोई मेजरमेंट करनी है, हम सारे जमीन पर रहते हैं, तो हमने कोई भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करना, उसकी सारी मैथमेटिक्स को वो सॉल्व करना है, तो हमें न्यूटन के लॉज का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर हम अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ही कंसीडर करें तो फिर तो बाबा न्यूटन के लॉज वैलिड ही नहीं रह जाएंगे। तो जब वैलिड ही नहीं होंगे तो फिर ये सारी जो कैलकुलेशन ये आप किस तरह परफॉर्म करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर कोई और मेथड आप वो ढूंढ लें न्यूटन के लॉज के अलावा, वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमारे पास न्यूटन के लॉ के अलावा कोई और मेथड है भी नहीं है कि जिसकी मदद से हम नॉन इनर्शियल में अपनी वो जो कैलकुलेशन वो परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए फिर हमारे पास एक एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलेरेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो जाहिर है कि स्मॉल एक्सेलेरेशन को आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इकरा? वेरी वेरी स्मॉल एक्सेलेरेशन को इक्वल टू 0 आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? कह सकते हैं सर। यानी कि फिर एक्सेलेरेशन 0 हो गया। तो जब एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो फिर जाहिर है कि वो हमारा फ्रेम क्या बन जाएगा, वो हमारा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। हालांकि इन रियलिटी अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन हमने कैलकुलेशंस करनी है अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स से, हमारी सारी न्यूटन लॉज पर बेस करती है और वो उसी को हम यूज करना है। तो फिर हमें ना अर्थ को इनर्शियल फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए फिर जाहिर है एक्सेलेरेशन को उसकी चूंकि वैल्यू बहुत कम है तो फिर हमारे पास एडवांटेज आ सकता है। मैथ हमें कहती है अगर कोई क्वांटिटी बहुत लेस अमाउंट में मौजूद हो तो आप इसको इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन अगर अर्थ का एक्सेलेरेशन बहुत बड़ी उसकी वैल्यू होती तो फिर हमारे लिए मसले पड़ जाने थे। तो फिर हमारे फिर जाहिर है हम अर्थ को फिर तब उस केस में जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू बहुत बड़ी होती उस केस में फिर हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम नहीं बोल सकते। लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से हमें एडवांटेज मिल गया कि अल्लाह ताला ने अर्थ का जो एक्सेलेरेशन है वो बहुत कम रखा है, तो इस वजह से फिर हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम के ट्रीट करके अपनी जो कैलकुलेशन है उनको आसान बना लेती हैं। वो कह रहे हैं कि अगर फॉलिंग एप्पल है, अब उसको जमीन पर बैठ के आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप जमीन पे खड़े होकर दूसरे प्लेनेट की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर अब वो कह रहे हैं कि फिर आप अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सन पे चले जाएं तो सन पे जाकर फिर आप अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम वो ट्रीट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बात लिखी है कि जो एक्सेलेरेशन स्मॉल हो ना, जहां पर बैठकर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, इफ इट्स एक्सेलेरेशन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड, कि जो जिस बॉडी को आपने ऑब्जर्व करना है, मतलब आप सन पे खड़े हैं, सन पे खड़े होकर जो एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ है वो स्मॉल होना चाहिए। तो जब सन पे खड़े होकर आपको अर्थ का एक्सेलेरेशन बहुत स्मॉल मिलेगा तो फिर आप क्या कर सकती हैं, आप अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, क्लियर है। तो प्लैनेट्स को एक प्लैनेट पे खड़े होकर दूसरे प्लैनेट की मोशन फिर जाहिर है कि उसका एक्सेलेरेशन आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप जमीन पे खड़े होकर आप मार्स को देख रही हैं, नेपच्यून को देख रही हैं, इस वगैरह मरकरी को देख रही हैं, तो जाहिर है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी सर चेंज इन सर ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई फ्रेम है ही मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम है, अगर कोई मतलब नॉन इनर्शियल है, बॉडी भी जो मतलब ऑब्जर्वर है वो भी उसी के ऊपर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर है, तो उसके उनका रिलेटिव जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो होगा, इसलिए वो उसको एज ए मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही ट्रीट करेगा ना। नहीं, इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ही होता है, एक्सेलेरेशन जीरो होता है। ये भी बात टेक्निकल है, इसको ये रखना है। अब जो इंसान है जो कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो उसका एक्सेलरेशन और जमीन का एक्सेलरेशन सेम होगा,
तो सेम ही रिलेटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो तो फिर होगा। भी जीरो। महाराज मतलब हम जो है ना अर्थ के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर हैं। इस सर तो फिर इस तरीके से कोई भी अगर नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड अगर कोई फ्रेम हो उसके लिहाज से अगर ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम पे हो तो रिलेटिव मोशन रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो हाँ इसको जी, हम एज ए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन फिर ये भी बात है ना कि अब जाहिर है कि अगर आप स्पेसशिप में जा रही हैं तो जाहिर है कि स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पर आपको, अब देखिए हमें मोशन फील क्यों नहीं होती है, यही वजह है ना कि अर्थ का एक्सेलरेशन, चले आप लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो ये वैसे बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो कल ना अब मंडे को क्लास होगी 8:20 पर, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई, तो 8:20 पर अब आपकी डेली क्लास हुआ करेगी मंडे से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये बड़ा मजे का पॉइंट है, आप मोशन को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे मंडे को 8:20 पर आपकी क्लास डेली हुआ करेगी, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ये नोट्स में शेयर कर देता हूँ। और सर ये दोबारा इसके बाद इंग्लिश की और दूसरी क्लास होगी, नहीं, टीचिंग पहले हमने मेथोडोलॉजी। फिक्स करनी है, फिर जब ये कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा फिर इंग्लिश करेंगे, फिर बीएड, इस तरह करके सेपरेट सेपरेट क्लासें नहीं होंगी। पहले मतलब कुछ फिजिक्स की हो जाएंगी क्लासेस, फिर पैडागोजी की हो जाएंगी, फिर वो इंग्लिश की, फिर फिजिक्स की, इस तरह करके। सही।